सभी को नमस्कार। वर्ण विचार टॉपिक के अंतर्गत आज हम एक नई चीज़ लेकर के आए हैं। वर्ण विचार में हमने वर्णों की कुल संख्या क्या है, वर्णों के उच्चारण स्थान क्या हैं, इनके बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे प्रयत्न क्या होते हैं, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं और कौन से वर्ण का क्या प्रयत्न माना जाता है। तो वर्णों के प्रयत्न क्या हैं, प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रयत्न होता क्या है। देखिए, जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और उच्चारण करने पर हमारे मुख के अंगों के द्वारा जो कोई भी प्रयास किया जाता है, मुख के अंग जो प्रयास करते हैं उनको ही हम प्रयत्न के नाम से पुकारते हैं। प्रयत्न मूलतः दो प्रकार के माने जाते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरे बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। यदि हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने पर हमारे होठों से लेकर के काकल भाग या कंठमणि भाग तक के अंग हैं, उनके द्वारा कोई प्रयास किया जाता है तो वह आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। और वर्णों का उच्चारण करने पर जब श्वास वायु मुख से बाहर निकलती है तो बाहर निकलते समय जो प्रयास होता है उसको बाह्य प्रयत्न के नाम से पुकारा जाता है। होठों से लेकर के कंठमणि भाग तक के अंगों का प्रयास आभ्यंतर यानी अंदर ही होता है, वो आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। और बाहर का प्रयास है वो बाह्य प्रयत्न के नाम से जाना जाता है, जब श्वास वायु बाहर निकलती है। परीक्षा में या तो इनके संख्यात्मक प्रश्न हो सकते हैं, जैसे प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा दो प्रकार के, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। फिर अगला प्रश्न आ जाए, आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं या बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न पूछें तो उत्तर होगा 5, कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 माने जाते हैं। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। और बाह्य प्रयत्नों की संख्या पूछी जाए कि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, जैसे कि पीछे रीट में पूछा हुआ है कि बाह्य प्रयत्न कितने हैं, तो उनकी संख्या 11 होगी। 11 बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित, ये 11 बाह्य प्रयत्न माने जाते हैं। ये तो एक साधारण प्रश्न हुए। फिर गहराई से प्रश्न आता है, तो हमें कोई भी वर्ण दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि इस वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा या इस वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, इन चीजों को ही हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रयत्न होता क्या है, प्रयत्न किसे कहते हैं, तो हम प्रयत्न की परिभाषा लेते हैं। प्रयत्न किसे कहते हैं? प्रकृष्टो यत्न है, प्रयत्न है। प्रकृष्टो यत्न है, प्रयत्न है। क्या मतलब है कि किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख के आंतरिक एवं बाह्य अंगों के द्वारा, अंदर के अंग या बाहर के अंग, होठ आदि जो मुख खुलता है कैसे खुलता है, आंतरिक एवं बाह्य अंगों के द्वारा जो प्रयास किया जाता है उसे ही प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न किसे कहते हैं ये चीज पूछी जा रही है। तो प्रकृष्टो यत्न है, प्रयत्न है कि हम किसी भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करते समय मुख के अंदर के अंग या बाहर के अंगों के द्वारा जो कोई भी प्रयास किया जाता है उसे ही प्रयत्न कहते हैं। भोलानाथ तिवारी जी ने इसकी परिभाषा क्या लिखी है कि प्रयत्न किसे कहते हैं, तो इन्होंने लिखा है कि ध्वनियों के उच्चारण के लिए हवा को रोककर या अन्य कई प्रकार से विकृत करना पड़ता है। कि जब भी हम किसी ध्वनि का, वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के लिए हमारी श्वास वायु को मुख के अंदर रोकना पड़ता है या कई प्रकार से श्वास वायु में विकार आते हैं। इस विकार की प्रक्रिया को रोकने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रयत्न के नाम से जाना जाता है। तो कभी ये परिभाषा दे दी जाए कि ध्वनियों के उच्चारण के लिए
हवा को रोककर या अन्य कई प्रकार से विकृत करना पड़ता है, इसी क्रिया को प्रयत्न कहते हैं। तो प्रयत्न की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अब अगला प्रश्न है कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रयत्न के भेद कितने माने जाते हैं? प्रयत्न कितने प्रकार के हैं? तो इसका उत्तर आ रहा है यत्नो द्विधा, यत्नो द्विधा, आभ्यंतरो बाह्यस्य, आभ्यंतरो बाह्यस्य। यत्नो यानी यत्न, या जिसको हम प्रयत्न भी कह सकते हैं कि प्रयत्न या यत्न दो प्रकार के माने जाते हैं। यत्नो द्विधा, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। दो कौन से? आभ्यंतरो बाह्यस्य, कि पहले आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरे बाह्य प्रयत्न। वास्तविक संधि नियम के अनुसार देखे जाएं तो आभ्यंतर का शुद्ध शब्द हिंदी में आजकल अभ्यंतर लिखा जाने लगा है। अभ्यंतर रूप में इसको लिखा गया है। अभि प्लस अंतर यण संधि के अनुसार ये शब्द बना है, इसलिए आभ्यंतर के आभ्यंतर संस्कृत में प्रचलन में था। अब हिंदी में इसे आभ्यंतर के स्थान पर अभ्यंतर के रूप में लिखा जाने लगा है। तो ये दो प्रयत्न होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न। संस्कृत की परंपरा के अनुसार शब्द हम यहाँ आभ्यंतर ही रखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पहले आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, आभ्यंतर किसे कहा जाता है। आभ्यंतर की परिभाषा आ रही है कि हमारे मुख के आंतरिक अंगों के द्वारा, अर्थात आंतरिक अंगों से हमारे होठों से लेकर के कंठमणि काकल कंठों तक का भाग है, उनके अंगों के द्वारा जो प्रयत्न किया जाता है उस प्रयत्न को ही आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। कि किसी भी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय होठों से लेकर कंठमणि भाग तक के अंदर के जो अंग हैं उनके द्वारा जो कोई प्रयास किया जाएगा उस प्रयास को ही आभ्यंतर अभ्यंतर प्रयत्न के नाम से पुकारा जाता है। इस आभ्यंतर प्रयत्न के अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं, अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। आभ्यंतर प्रयत्न को आस्य प्रयत्न भी कहा जाता है। आभ्यंतर प्रयत्न का ही दूसरा नाम आस्य प्रयत्न भी है, या इसे प्रदान प्रयत्न के नाम से भी पुकारा जाता है। आभ्यंतर प्रयत्न कह दें, चाहे आस्य प्रयत्न कह दें, चाहे प्रदान प्रयत्न कह दें, ये तीनों एक ही शब्द माने जाते हैं। अब चलते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, आभ्यंतर प्रयत्न माने कितने जाते हैं। तो हम लघु सिद्धांत कौमुदी एक रचना पढ़ते हैं संस्कृत की, जिसके लेखक हैं आचार्य वरदराज। आचार्य वरदराज जी ने अपनी इस रचना में आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 मानी है। आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या कितनी मानी है? 5। कभी परीक्षा में अपने से सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, केवल संस्कृत में पहले ध्यान रखेंगे। संस्कृत में यह प्रश्न आता है कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो उत्तर 5 देना है। लेकिन हिंदी भाषा के पेपर में, जैसे रीट में आप हिंदी भी भाषा ले रहे हैं, संस्कृत भी ले रहे हैं, तो अगर संस्कृत वाले प्रश्नों में प्रश्न आया आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, तो उत्तर 5 को सही मानना है। लेकिन हिंदी वाले प्रश्नों में आ जाए कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो वहां 5 नहीं 4 ही माना जाएगा। 4 को हमें सही उत्तर मानना है। ये अंतर कैसे है, इसी को आगे पढ़ेंगे। पहले संस्कृत में देखते हैं कि संस्कृत के 5 आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से होते हैं। संस्कृत के 5 आभ्यंतर प्रयत्न हैं स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और संवृत। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और संवृत, ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न माने जाते हैं। अब ये तो सीधा प्रश्न हो गया। अब परीक्षा में चलते हैं कि परीक्षा में हमें कोई वर्ण दे दिया जाए और वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न पूछ लिया जाए। जैसे कहें कि क का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, या ले का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, या फिर रे का आभ्यंतर प्रयत्न बताओ, से का आभ्यंतर प्रयत्न बताओ। तो इन वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न पूछ लिए जाएं तो हमारा उत्तर क्या होगा, कैसे हमें उत्तर देना है। सबसे पहला आभ्यंतर प्रयत्न है स्पृष्ट। देखिए स्पृष्ट प्रयत्न किसका होता है, तो इसके लिए सूत्र है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पर्शानाम यानी स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर प्रयत्न
स्पृष्ट होता है। अब स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कैसे लेकर मैं तक के जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला में कैसे लेकर मैं तक के जो व्यंजन हैं, संस्कृत में 25, हिंदी में हम 27 भी काम में ले लेते हैं, ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनमें से कोई सा भी वर्ण दे दिया, कै, खे, पे, फे, कोई भी दे दे आपसे और उसका अभ्यंतर प्रत्यय पूछ लिया जाए तो उत्तर बताना है स्पृष्ट। स्पर्श व्यंजनों का अभ्यंतर प्रत्यय कौन सा होता है? स्पर्श स्पृष्ट होता है। फिर दूसरा है ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न किसका माना जाए? इसके लिए सूत्र है ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम। ईसत स्पृष्टम अंतस्थानाम यानी अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उन अंतस्थ व्यंजनों का अभ्यंतर प्रयत्न ईसत स्पृष्ट होता है। अब अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये रे ले वे, हिंदी में क्रम है ये रे ले वे, संस्कृत का क्रम है ये वे रे ले। ये जो 4 व्यंजन हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और इन चारों अंतस्थ व्यंजनों का अभ्यंतर प्रयत्न कभी पूछ लिया जाए कि ये का बताओ, वे का बताओ, तो उत्तर देना है ईसत स्पृष्ट। तीसरा आता है ईसद विवृत। ईसद विवृत, देखिए स्पृष्ट यानी स्पर्श करना, ईसत, ईसत का अर्थ होता है थोड़ा सा स्पर्श करना, ईसत स्पृष्ट। और ईसद विवृत, विवृत यानी फैल जाना, लेकिन ईसत कम फैलना जो है वो ईसद विवृत है। इसका सूत्र है ईसद विवृतम ऊष्मणाम। ईसद विवृतम ऊष्मणाम कि ऊष्म व्यंजन वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न ईसद विवृत माना जाता है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? से है, ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं और इनका अभ्यंतर प्रयत्न चारों में से कोई भी वर्ण दे दिया जाता है, अभ्यंतर प्रयत्न पूछा जाता है तो उत्तर होगा ईसद विवृत। स्पर्श व्यंजन आए तो स्पृष्ट बताना है, अंतस्थ व्यंजन आए तो ईसत स्पृष्ट बताना है, और ये जो ऊष्म व्यंजन कोई सा आ गया तो ईसद विवृत बताना है। अब विवृत अभ्यंतर प्रयत्न किसका होगा? इसके लिए सूत्र है विवृतम स्वराणाम। जितने भी स्वर हैं सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। कोई भी स्वर वर्ण हमें दे दिया जाता है कि ए का अभ्यंतर प्रयत्न बताओ, आ का बताओ, ई का बताओ, ऊ का बताओ, री का बताओ, री का बताओ, तो स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत माना जाता है। विवृत यानी फैलना, इनके उच्चारण में मुख के अंग हैं वो लगभग फैल से जाते हैं, इसलिए इनको विवृत कह दिया जाता है। अगला आता है समृत। समृत अभ्यंतर प्रयत्न किसका होता है? देखिए सभी वर्ण अपने पास आ चुके हैं, सभी स्वर आ गए, स्पर्श व्यंजन भी आ गए, अंतस्थ भी आ गए, ऊष्म भी आ गए, तो फिर समृत के लिए क्या बच गया? तो इसके लिए सूत्र बनाया गया है ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशायाम तु विवृतम एव। ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृतम प्रक्रिया दशायाम तु विवृतम एव। यहां हम देखें तो ह्रस्वस्य वर्णस्य, इसका संधि विच्छेद यदि किया जाए तो ह्रस्वस्य प्लस ए वर्णस्य, ह्रस्वस्य प्लस ए वर्णस्य कि ह्रस्व ए स्वर का अभ्यंतर प्रयत्न क्या माना जाए? तो इसके लिए स्वरों के साथ में पढ़ते हैं, विवृत आ गया है, लेकिन इसका समृत भी होता है। 2 प्रकार की स्थितियां इसमें आएंगी। ह्रस्व ए वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न प्रयोगे, प्रयोग दशा में पूछे तब तो समृत बताना है कि प्रयोग दशा में ह्रस्व ए का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? समृत होता है। लेकिन प्रक्रिया दशा में ह्रस्व ए का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? तो उत्तर होगा विवृत। ए स्वर है, स्वर होने के कारण विवृत भी है, लेकिन आपको शब्द दे दिया जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रयोग दशा में बताओ तो समृत बताना है और प्रक्रिया दशा में बताओ तो विवृत बताना है। अब ये प्रयोग दशा क्या है और प्रक्रिया दशा क्या होती है? तो देखिए हम कोई भी शब्द लिखते हैं, उस शब्द के अंत में अगर ह्रस्व ए आता है, अकारांत शब्द होते हैं जैसे राम, श्याम, मोहन, वानर,
गज, इन सभी शब्दों के अंत में आप देख रहे हैं ह्रस्व ए का प्रयोग हो रहा है। ये अकारांत शब्द हैं। तो यदि किसी शब्द विशेष में हमें अंत में ए स्वर की प्राप्ति होती है तो वहां उसकी प्रयोग दशा मानी जाती है और उस प्रयोग दशा में उसका अभ्यंतर प्रयत्न समृद्ध माना जाएगा। फिर प्रक्रिया दशा क्या है? प्रक्रिया दशा है संधि कार्य, कि जब हम कोई भी संधि कार्य कर रहे हैं और संधि कार्य करते समय हमें क्या मिलता है? प्रथम पद के अंत में या द्वितीय पद के आरंभ में ह्रस्व ए की प्राप्ति हो जाती है तो वहां उसकी प्रक्रिया दशा मानी जाती है और उस प्रक्रिया दशा में उसका अभ्यंतर प्रयत्न स्वरों के समान विवृत ही माना जाएगा। तो ह्रस्व ए वर्ण के दो अभ्यंतर प्रयत्न माने गए हैं, एक समृद्ध और एक विवृत। प्रयोग दशा शब्द आए तो समृद्ध बताना है, प्रक्रिया दशा शब्द आए तो विवृत बताना है। वैसे शब्द विशेष दे दिया जाए, अकेला कोई शब्द है उसके अंत में ए है, उस ए का अभ्यंतर प्रयत्न बताओ तो समृद्ध उत्तर होगा। संधि का तरीका आ गया है और संधि में आपसे से राम प्लस अवतार, कृष्ण प्लस अर्जुन, यहाँ पूर्व पद और परपद इनमें ए की प्राप्ति हो रही है, ए प्लस ए का मेल है। तो ऐसे जहां ए आ जाता है संधि कार्य में वहां उसकी प्रयोग प्रक्रिया दशा मानी जाएगी और उसका अभ्यंतर प्रयत्न विवृत ही माना जाता है। तो ये आपके पास स्थितियां हो सकती हैं। प्रश्न आ जाए कि बताओ गय वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? तो गय स्पर्श है, स्पर्श व्यंजन है तो स्पृष्ट बता देंगे। ऐसे आ गया कि ये का अभ्यंतर प्रयत्न बताओ तो ये अंतस्थ व्यंजन है तो ईसत स्पृष्ट उत्तर होगा। प्रश्न आ जाता है से का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? उसमें व्यंजन है तो उत्तर होगा ईसद विवृत। ऐसे ही हमसे पूछ लिया गया कि बताओ री का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? तो री स्वर है तो विवृत मान देंगे। और ह्रस्व ए का अभ्यंतर प्रयत्न बताओ तो दशा को पहले देखना है, प्रयोग दशा आए शब्द तो समृद्ध बताना है और प्रक्रिया दशा शब्द हो तो विवृत बताना है। सामान्यतः हम ह्रस्व ए को समृद्ध के रूप में ही बोलते हैं, वो समृद्ध होता है, लेकिन दशा के अनुसार अलग अलग अभ्यंतर प्रयत्न माने जाते हैं। तो ये आचार्य वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी रचना के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 हो गई। स्पृष्ट में सभी स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे, ईसत स्पृष्ट में यर लव अंतस्थ व्यंजन आएंगे, फिर ईसद विवृत में से है उसमें व्यंजन आ जाएंगे, विवृत में सभी स्वर आ जाएंगे और समृद्ध में प्रयोग दशा का ए आएगा। अब चलते हैं कुछ विशेष बातों की ओर। देखिए वरदराज के अनुसार 5 अभ्यंतर प्रयत्न हैं, लेकिन वरदराज जी के गुरु हैं भट्टोजी दीक्षित, उनके गुरु हुए हैं। उन्होंने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामक एक रचना लिखी। इस सिद्धांत कौमुदी को हम पढ़ते हैं तो इसमें अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 4 ही मानी गई है। कभी प्रश्न में नाम देकर के आ जाए कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं तो वहां 5 नहीं 4 को सही उत्तर माना जाएगा। 4 ही माने हैं। वो 4 कौन कौन से माने हैं? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत और समृद्ध, ये 4 अभ्यंतर प्रयत्न इनके अनुसार माने गए हैं। यहां हम देख रहे हैं कि इन्होंने ईसद विवृत अभ्यंतर प्रयत्न को स्वीकार नहीं किया है, ईसद विवृत को नहीं माना है। तो हमारे पास में आ जाए से है, इनका हम अभ्यंतर प्रयत्न ईसद विवृत मानते हैं। लेकिन नाम देकर के पूछ लें कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार से है का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, तो इन्होंने इनको स्वरों के साथ में रखा है और स्वरों का जैसे विवृत माना गया है तो वैसे इन्होंने से है का अभ्यंतर प्रयत्न भी विवृत माना है। तो वैसे से है कोई वर्ण आता है तो हमें ईसद विवृत में लेना है, लेकिन भट्टोजी दीक्षित के अनुसार नाम दे करके पूछ लिया जाता है तो फिर उत्तर विवृत को सही माना जाएगा। अब जैसे शुरू में हमने पढ़ा कि संस्कृत में प्रश्न आएगा अभ्यंतर प्रयत्न कितने होंगे, कतिधा, तो 5 को सही उत्तर मानना है। लेकिन हिंदी के प्रश्नों में आ गया कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं तो वहां सही उत्तर 5 नहीं 4 ही माना जाएगा। हिंदी व्याकरण में या हिंदी भाषा में अभ्यंतर प्रयत्नों की कुल संख्या कितनी होती है? 4 ही होती है। 4 कौन कौन से होते हैं? स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसद विवृत
और विवृत, ये 4 माने गए हैं। जो समृत है प्रयोग दशा प्रक्रिया दशा वाला लफड़ा, वो हिंदी में नहीं माना गया है। ये 4 ही आभ्यंतर प्रयत्न हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। स्पर्श व्यंजन स्पृष्ट में आ गए, अंतस्थ ईसत स्पृष्ट में आ गए, और जो उष्म व्यंजन है वो ईसत विवृत में आ गए, और जितने भी स्वर हैं वो विवृत में शामिल कर दिए गए हैं। ये 4 ही आभ्यंतर प्रयत्न हिंदी भाषा में माने गए हैं। तो ये तो आभ्यंतर प्रयत्नों का वर्गीकरण हुआ। अब चलते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं? तो देखिए, वर्णों की उत्पत्ति के उत्तर काल में, अर्थात यानी वर्णों की उत्पत्ति का उत्तर काल क्या होगा कि जब वर्ण उत्पन्न हो जाता है और जो मुख से बाहर निकलने वाला है, तो मुख से बाहर निकलते समय किया जाने वाला प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहलाता है। हम कोई भी वर्ण बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, श्वास वायु जब मुख से बाहर निकल रही है उस समय जो प्रयत्न किया जाता है उसे ही बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अधिकतर विद्वानों के अनुसार बाह्य प्रयत्न का संबंध स्वर तंत्रियों से माना गया है। कभी ये प्रश्न भी हो जाए कि बाह्य प्रयत्न का संबंध किससे माना जाता है, तो स्वर तंत्रियां हमारे मुख की जो हैं उनमें कंपन कम ज्यादा होना, श्वास वायु का अंदर बाहर या कम मात्रा में अधिक मात्रा में बाहर निकालना, ये चीजें जो हैं वो ही स्वर तंत्रियों से संबंधित हैं। तो स्वर तंत्रियों से जो संबंधित है वही बाह्य प्रयत्न है। तो बाह्य प्रयत्न का संबंध स्वर तंत्रियों से माना जाता है। जैसे हमने आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में पढ़ा था कि आभ्यंतर प्रयत्न को आस्य प्रयत्न या प्रदान प्रयत्न भी कहा जाता है। वैसे ही बाह्य प्रयत्न के लिए भी कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं। बाह्य प्रयत्न को प्रकृति प्रयत्न या अनुप्रदान प्रयत्न के नाम से भी पुकारा जाता है। आभ्यंतर आस्य दोनों में आ है। आभ्यंतर को प्रदान कहते हैं और बाह्य को प्रकृति भी कहते हैं, तो अनुप्रदान के नाम से भी पुकारा जाता है। अब पूछा जाए बाह्य प्रयत्नों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, बाह्य प्रयत्न कुल कितने होते हैं, तो इनकी संख्या 11 माननी है। चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, कुल संख्या हमें 11 बतानी है। तो बाह्य प्रयत्नों की कुल संख्या 11 मानी जाती है। 11 कौन कौन से होते हैं? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, घोष को से घोष भी कह देते हैं, घोष या से घोष एक ही बात है। फिर अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, फिर उसके बाद में आता है उदात, अनुदात और स्वरित। ये 11 बाह्य प्रयत्न माने जाते हैं। ये जो 11 बाह्य प्रयत्न हम पढ़ते हैं, इनका संबंध किससे माना गया है? तो इनमें से जो अंतिम 3 हैं, उदात, अनुदात और स्वरित, इन अंतिम 3 का संबंध तो सुर लय ताल से माना जाता है, सुर से माना गया है। फिर अल्प प्राण और महाप्राण, ये जो 2 बाह्य प्रयत्न हैं, इनका संबंध हवा की कमी बेसी से माना जाता है कि हवा कम बाहर निकल रही है या बेसी यानी ज्यादा बाहर निकल रही है, तो हवा का कम होना अधिक होना अल्प प्राण महाप्राण हो जाता है। और बाकी जो 6 बच गए, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, इन 6 का संबंध जो है वो स्वर तंत्रियों से माना गया है। तो कुल 11 बाह्य प्रयत्न हैं। 11 में से अंतिम 3 हैं उदात, अनुदात, स्वरित का संबंध सुर लय ताल से होता है। अल्प प्राण महाप्राण का संबंध हवा से कि श्वास वायु कम बाहर निकल रही है या ज्यादा, इससे होता है। और बाकी जो 6 बच गए, इनका संबंध स्वर तंत्रियों से माना जाता है। अब चलते हैं, वही जैसे आभ्यंतर प्रयत्न में कोई वर्ण दे दिया गया, इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, वैसे हमें कोई वर्ण दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि बताओ क का बाह्य प्रयत्न क्या होगा। तो ध्यान रखें, कोई भी व्यंजन वर्ण अपने पास में आता है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। हर व्यंजन के 4 बाह्य प्रयत्न होंगे। और यदि कोई स्वर वर्ण अपने पास में आता है तो प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं। स्वरों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितने भी स्वर हैं सभी स्वरों का बाह्य प्रयत्न पूछें तो उदात, अनुदात, स्वरित, ये अंतिम 3 जो बाह्य प्रयत्न हैं वो स्वरों के होते हैं। स्वर कभी उदात ऊंचा बोला जाता है, कभी अनुदात नीचा बोला जाता है नीचे आवाज में, और कभी स्वरित यानी मध्यम आवाज में बोल दिया जाता है। तो स्वरों के बाह्य प्रयत्न तो होते हैं उदात, अनुदात और स्वरित, 3 बताने हैं।
ए का बाह्य प्रयत्न बताओ तो 3 नाम आ जाएंगे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ई का बताओ तो यही 3 नाम। अब व्यंजनों के 4-4 होते हैं, 4-4 की पहचान कैसे करें? तो 3 तो एक जगह से याद करने हैं, एक अलग जगह से याद करना है। पहले 3 की श्रेणी है विवार, श्वास, एघोष। कि विवार, श्वास, एघोष ये कौन से वर्णों के बाह्य प्रयत्न हैं? तो इसका उत्तर है खरो विवारः श्वासा एघोषास्य। खरो विवारः श्वासा एघोषास्य। कि खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं उनका बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास, एघोष होगा। अब खर प्रत्याहार याद नहीं रहे तो आप ये से याद कर लें, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण दे दिया जाता है, के, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे, पे, फे। पहला और दूसरा वर्ण अपने पास में है, उसके बाह्य प्रयत्न पूछे जा रहे हैं तो 3 का यहां चयन कर लेंगे, विवार, श्वास, एघोष। इनके अलावा तीनों सकार, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंते से, इनमें से कोई सा भी सकार हो उसका बाह्य प्रयत्न भी विवार, श्वास, एघोष होगा। और विसर्ग हमें दे दिया जाता है या जीवामूलीय वर्ण या उपदमानीय वर्ण, ये देख करके पूछ लिए जाएं तो इनका बाह्य प्रयत्न भी विवार, श्वास, एघोष माना जाएगा। फिर संवार, नाद, घोष। संवार, नाद, घोष ये 3 बाह्य प्रयत्न हैं। ये किसके होते हैं? हसः संवारा नादा घोषास्य। सूत्र है इसका, हसः संवारा नादा घोषास्य। कि हस प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं इनका बाह्य प्रयत्न संवार, नाद और घोष होता है। अब हस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? तो पहला, दूसरा तो अपन ऊपर ले चुके हैं, बच के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है, उसका बाह्य प्रयत्न पूछे तो संवार, नाद, घोष बताना है। इनके अलावा येरे लेवे का बाह्य प्रयत्न बताओ तो संवार, नाद, घोष होगा। और है भी ले लेंगे, है का बाह्य प्रयत्न बताओ तो संवार, नाद, घोष होगा। और इनके अलावा अनुस्वार, अनुस्वार का बाह्य प्रयत्न बताओ तो संवार, नाद, घोष होगा। 3-3 तो इनमें से लेने हैं। के बताओ तो कै पहला अक्षर है तो बता देंगे विवार, श्वास, एघोष 3 हो गए। फिर गे का बताओ, गे तीसरे नंबर का अक्षर है तो संवार, नाद, घोष ये बाह्य प्रयत्न हो जाएगा। अब एक एक और जोड़ना है, अल्प प्राण या महाप्राण, 3 वहां से लेने हैं, एक अल्प प्राण और महाप्राण में और जोड़ना है। अल्प प्राण महाप्राण की पहचान कैसे करते हैं? इसके लिए है कि वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यणस्य अल्प प्राणः। कि कोई भी वर्ग है उसका विषम संख्या वाला वर्ण आ जाता है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आ जाए और उसका बाह्य प्रयत्न पूछें तो अल्प प्राण बताना है। साथ ही येरेलेवे हिंदी में बोलते हैं, इनका बाह्य प्रयत्न पूछें तो भी अल्प प्राण माना जाएगा। तो वर्ग के विषम संख्या वाले वर्ण पहला, तीसरा, पांचवा और येरेलेवे ये अल्प प्राण में आते हैं। तो फिर महाप्राण में कौन होगा? तो वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थौ, सलस्य महाप्राणः। वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थौ, सलस्य महाप्राणः। प्रत्येक वर्ग का जो सम संख्या वाला वर्ण है, सम, दूसरा और चौथा, वो महाप्राण होते हैं। साथ ही से है, चारों उष्म व्यंजन भी महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। तो व्यंजनों के बाह्य प्रयत्न में 4 लेंगे, 3 ऊपर वाली 2 श्रेणियां जो उनमें से 3 लेना है, एक अल्प प्राण या महाप्राण में से लेना है। जैसे आपको दे दिया जाता है कि बताओ डे वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा या डे के बाह्य प्रयत्न कौन से होंगे? तो डे कौन से नंबर का वर्ण हुआ? टे, ठे, डे, तीसरा वर्ण हो गया। तीसरा होने के कारण हम क्या करेंगे? तीसरा होने का एक तो ले लेंगे संवार, नाद, घोष, 3 तो ये हो गए। और तीसरा विषम है तो एक अल्प प्राण को ले लेंगे। इस तरीके से डे के 4 बाह्य प्रयत्न होंगे, संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण। ऐसे ही मान लीजिए हमसे पूछा जाता है कि बताओ भय वर्ण के बाह्य प्रयत्न क्या होंगे? तो भय कौन से नंबर का वर्ण है? चौथा अक्षर, पे, फे, बे, भय चौथा हो गया। चौथा होने के कारण संवार, नाद, घोष 3 तो ये हो जाएंगे और एक महाप्राण चौथा है, सम है तो महाप्राण को जोड़ दिया जाएगा। इस तरीके से भय के 4 बाह्य प्रयत्न हो गए, संवार, नाद, घोष और महाप्राण। ऐसे कोई भी व्यंजन हमें दे दिया जाता है, मान लीजिए हमारे पास में आ गया
कि फे के बाह्य प्रयत्न बताओ, फे के बाह्य प्रयत्न क्या होंगे। तो फे दूसरा अक्षर है, दूसरा होने के कारण विवार, श्वास, एघोष तीन तो ये ले लेंगे, और दूसरा होने के कारण एक महाप्राण को ले लेंगे। तो विवार, श्वास, एघोष, महाप्राण, ये चार बाह्य प्रयत्न फे के माने जाएंगे। ऐसे ही प्रश्न आ जाता है कि बताओ वै वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, या वै के बाह्य प्रयत्न क्या होंगे। तो चार बताएं, चार में ये रे ले वे आ गया, तो संवार, नाद, घोष तीन तो ये हो गए, और ये वे रे ले अल्प प्राण में आते हैं, एक ये ले लेंगे। तो संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, ये चार बाह्य प्रयत्न वे के हो जाते हैं। और स्वर दे दिया जाए तो कोई समस्या नहीं है। स्वराणाम उदातानुदात स्वरितास्य, कि सभी स्वरों के बाह्य प्रयत्न उदात, अनुदात और स्वरित होते हैं। इस तरीके से आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्नों का वर्गीकरण कर दिया जाता है। अब इसी श्रृंखला में हम वर्णों के कुछ और भेद भी पढ़ लेते हैं। वर्णों के अलग अलग नाम, अलग अलग वर्गीकरण और किए गए हैं, कभी वो नाम परीक्षा में आ जाएं तो उत्तर कैसे दें। एक तो हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या संस्कृत में 25 हम मानते हैं, हिंदी में 27 मानते हैं। स्पर्श संख्या पूछे तो वो बतानी है कैसे मैं तक सभी स्पर्श होते हैं, लेकिन स्पर्श के बजाय शब्द आ गया स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। स्पर्श पूछें तो 25 बताना है, लेकिन स्पर्शी शब्द आए तो उत्तर होगा 16 है। स्पर्शी व्यंजन 16 ही होते हैं। 16 कौन कौन से होते हैं? कै, खे, गे, घे, केवर्ग के चार अक्षर शुरू वाले। चैवर्ग को छोड़ दो एक बार, फिर टेवर्ग के शुरू के चारों, तेवर्ग के चार और पैवर्ग के चार, ये जो 16 वर्ण हैं इनको स्पर्शी की श्रृंखला में, स्पर्शी की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा भेद इसका जो होता है वो कहलाता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? तो उत्तर होगा चार। चार कौन कौन से? जो उसमें व्यंजन है से है, ये चारों संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं। इनको संघर्षी के नाम से भी पुकारा जाता है। कभी पूछ लिया जाए संघर्षी कौन से होते हैं, तो ये चारों, इनका उच्चारण करने पर हवा संघर्ष करती हुई, रगड़ खाती हुई सी बार आती है, इसलिए इनको संघर्षी कहा गया है। फिर नाम आता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श भी करे, संघर्ष भी करे। स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी चार मानी जाएगी। चार कौन से होंगे? जो ऊपर स्पर्शी में हम चैवर्ग छोड़ चुके हैं, चैवर्ग के शुरू के जो चार वर्ण हैं चे, छे, जय, जय, ये चारों स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। फिर चौथा भेद अगला आता है अनुनासिक व्यंजन या नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं। तो इनकी संख्या 5 होगी। कभी अनुनासिक व्यंजन पूछें, अनुनासिक व्यंजन कितने हैं, नासिक के व्यंजन कितने होते हैं, तो 5। 5 कौन से? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, गे, ये, ने, ने, में, 5वें का कोई पूछ लिया जाए नाम क्या है, तो उनको अनुनासिक या नासिक के व्यंजन कहा जाता है। हवा नाक से बाहर निकलती है। फिर आते हैं उत्सिप्त व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन कितने होते हैं, कौन से होते हैं। तो इनकी संख्या है 2। और 2 कौन से? जो हिंदी में अपन अड़े और ढे अलग काम में लेते हैं, 25 की जगह 27 स्पर्श करते हैं, अड़े ढे को शामिल करते हुए इन दोनों को ही उत्सिप्त या ताड़नजात या द्विगुणित व्यंजन कहा जाता है। देखिए उत्सिप्त, उत का मतलब उठना और सिप्त यानी गिरना। जब अड़े और ढे का उच्चारण करते हैं तो जीभ पहले ऊपर उड़ती है, फिर झटके से नीचे गिरती है। इस तरह उठना गिरना होने के कारण उत्सिप्त नाम रख दिया गया। फिर ताड़न जात यानी प्रताड़ित करना। जब जीभ ऊपर उठेगी नीचे गिरती है तो वो प्रताड़ित करती हुई सी महसूस होती है, इसलिए इनको ताड़नजात भी कह दिया जाता है। और ये दोनों काम इतनी जल्दी हो जाते हैं कि हमें मालूम ही नहीं चलता कि कब जीभ ऊपर उठी और कब नीचे गिरी। तो उस स्थिति में दोनों काम एक साथ से हो जाने के कारण इनको द्विगुणित व्यंजन भी कह दिया जाता है। अब चलते हैं, अगला आता है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन एक होता है और वो है रे। रे का उच्चारण करने पर जीभ में सबसे ज्यादा कंपन होता है, इसलिए उसको प्रकंपित भी कह देते हैं। या रे का उच्चारण करने पर जीभ किसी भी एक साइड में लुढ़क जाती है, एक तरफ लुढ़कने के कारण उसे लुंठित भी कह दिया जाता है। अगला नाम आता है पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है। तो पार्श्विक व्यंजनों की संख्या 1 है और वो है ले। ले को पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है।
पार्श्विक क्यों कहते हैं? देखिए, पार्श्व का मतलब है बगल, पार्श्व यानी बगल। हम अन्य वर्णों को बोलते हैं तो श्वास वायु वो है जीभ के ऊपर या नीचे से होती हुई बाहर निकलती है, ज्यादातर ऊपर से बाहर निकल जाती है। लेकिन ले का उच्चारण करने पर श्वास वायु जीभ के ऊपर से नहीं निकलकर दोनों बगल से होकर निकलती है। दोनों बगलों से होकर निकलने के कारण इसका नाम पार्श्विक व्यंजन रखा गया है। फिर आते हैं संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर। संघर्षहीन व्यंजन कौन से होते हैं या अर्धस्वर कौन से हैं? तो इनकी संख्या 2 होती है, ये और वे। इनका उच्चारण करते समय हमें ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। स्वरों की तरह हल्के से उच्चारण में या हल्के से प्रयास से इनका उच्चारण हो जाता है। तो स्वरों की तरह उच्चरित होने के कारण अर्धस्वर व्यंजन भी इनको कह देते हैं या फिर संघर्षहीन व्यंजन भी इनको कहा जाता है। ये वे अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। कुछ और नाम आ जाएं, पूछ लिया जाए कि रक्त वर्ण कौन सा है, निम्न में से रक्त वर्ण कौन से होते हैं? तो जो अनुनासिक व्यंजन है 5वें वर्ण वाले, उन 5वें वर्ण वाले अनुनासिक या नासिक के व्यंजनों को ही रक्त वर्ण के नाम से भी पुकारा जाता है। ये रक्त वर्ण भी कहलाते हैं। फिर आ जाए सूक्ष्म व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? सूक्ष्म व्यंजन, एक तो ऊष्म व्यंजन स है, ये ऊष्म कहलाते हैं। तो सूक्ष्म क्या हो गया? तो इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है उनको सूक्ष्म के नाम से भी पुकारा जाता है। इनकी संख्या 10 हो गई है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है इनको ही सूक्ष्म व्यंजन के नाम से भी पुकारा जाता है। फिर पूछा जा रहा है अयोग वाही वर्ण कौन से होते हैं? तो अयोग, जिनका योग न स्वरों में हो न व्यंजनों में हो, वे अयोग वाही वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 2 मानी जाती है, एक अनुस्वार और एक विसर्ग, ये दोनों अयोग वाही वर्ण कहलाते हैं। संस्कृत में भी व्यवहार में तो ये 2 ही काम में लेते हैं, अनुस्वार और विसर्ग व्यावहारिक अयोग वाही हैं। लेकिन प्राचीन वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले जिह्वामूलीय, उपदमानीय वर्ण और यम वर्ण, इनका भी न स्वरों में योग होता है न व्यंजनों में योग होता है। तो वहां इनको शामिल करते हुए कुल 5 प्रकार के अयोगवाही मान लिए जाते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपदमानीय और यम, ये 5 अयोगवाही हैं। हिंदी में और संस्कृत में व्यवहारिक रूप में 2 ही अयोगवाही अंग और अ है, अनुस्वार और विसर्ग, ये काम में लिए जाते हैं। लेकिन संस्कृत में वैदिक संस्कृत के आधार पर 5 अयोगवाही मान लिए जाते हैं। एक प्रश्न आता है द्वित्व व्यंजन क्या है? द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, अपने पास कोई भी शब्द होता है, उस शब्द में हम देखेंगे एक जैसा व्यंजन लगातार 2 बार लिख दिया जाता है। कच्चा में चे चे, पक्का में कै, सज्जन में जय जय। एक ही तरह का व्यंजन यदि लगातार 2 बार लिख दिया जाता है, उन दोनों के बीच में कोई स्वर वर्ण नहीं होता, तो उन दोनों व्यंजनों के समूह को द्वित्व व्यंजन के नाम से पुकारा जाता है। चे चे एक जैसा आ गया तो ये चे द्वित्व है, पक्का में कै द्वित्व है, सज्जन में जय द्वित्व है, उल्लेख में लय द्वित्व है, तट्टिका में टे द्वित्व है, उड्डयन में डे द्वित्व है, तो उद्देश्य में दे द्वित्व के रूप में आ रहा है। ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। एक चीज और हम पूछेंगे, हमने अभी पढ़ा था कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण के 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। इनमें से अयोगवाही के बारे में थोड़ा अलग ध्यान रखेंगे। विसर्ग के बाह्य प्रयत्न बताओ, तो विसर्ग का बाह्य प्रयत्न पूछें कै जिह्वामूलीय या उपदमानीय के बाह्य प्रयत्न बताओ, तो इनके 3 ही होंगे। 3 कौन से हैं? विवार, श्वास, एघोष, ये होते हैं। और विसर्ग के बाद में अनुस्वार का कभी पूछ लिया जाए कि अनुस्वार के बाह्य प्रयत्न, तो इनका होगा संवार, नाद, घोष। इनमें अल्प प्राण महाप्राण में इनको कहीं शामिल नहीं किया जाता है, ये अल्प प्राण महाप्राण होते ही नहीं है। विसर्ग का पूछे तो विवार, श्वास, एघोष, और अनुस्वार का पूछे तो संवार, नाद, घोष बाह्य प्रयत्न माना जाएगा। हिंदी में आजकल क्या है, ये जो घोष एघोष, इन 2 को ही मान्यता दी जाने लगी है। विवार, श्वास, संवार, नाद, इनको अब हिंदी में छोड़ने लगे हैं। तो विसर्ग हमेशा एघोष होता है और अनुस्वार हमेशा से घोष की श्रेणी में माना जाता है। ये व्यंजनों के संबंध में कुछ और बातें हमें तैयार करनी है। यदि वर्ण विचार, उच्चारण स्थान और ये प्रयत्न वाला
तीनों टॉपिक आप तैयार कर लेंगे तो रीट में 2-3 प्रश्न आसानी से हल करेंगे। रीट के अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड परीक्षाएं होती हैं तो उनमें तो 4-5 प्रश्न इन तीनों से मिल जाते हैं। इनके अलावा एसआई की परीक्षा, पटवार परीक्षा आदि में भी हिंदी आप काम में ले रहे हैं तो वहां भी इनके आधार पर बहुत से प्रश्न आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो तीनों वीडियोज वर्ण विचार, उच्चारण स्थान और प्रयत्न तीनों को पूरा अध्ययन करके आप वर्ण से संबंधित सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।